नमस्कार। हेलो डॉक्टर लाइव कार्यक्रम की इस कड़ी में आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चर्चा करेंगे वर्तमान परिदृश्य और परिप्रेक्ष्य में हृदय रोगों का बढ़ता कारण एवं उसका समाधान एवं रोकथाम। और इसी विषय पर चर्चा और उसके समाधान को लेकर आज हमारे बीच सादर आमंत्रित हुए हैं एम्स चमियाना में बतौर कार्डियोलॉजिस्ट पद पर कार्यरत प्रोफेसर संजीव अशोत्रा जी। डॉक्टर संजीव जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि आपका इतना बिजी डिपार्टमेंट चमियाना जो मेडिकल जब से शिफ्ट हुआ है आईजीएमसी से, तो इतना बिजी शेड्यूल है आपका। और आज हमें बहुत ही सौभाग्य महसूस हो रहा है कि आज आप हमारे बीच उपस्थित हैं और ख़ास तौर पर उस उभरते हुए टॉपिक को आज हम सामने लेकर आए हैं, क्योंकि जिसमें कि आज की डेट में अगर विश्व स्तर की बात करें या अपने हिंदुस्तान की बात करें या अगर हिमाचल की भी बात करें, तो हृदय रोगों के जो आंकड़े तेज़ी से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ये सच में ही अपने आप में एक बहुत गंभीर समस्या है। तो इसका निदान पाना एज अ प्राइमरी प्रिवेंशन, वो सब बातें जानना बहुत आवश्यक हो गया है। तो चलिए आज चर्चा करते हैं हृदय रोगों का बढ़ता हुआ कारण। मैं डीडी हिमाचल का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए मुझे आमंत्रित किया। देखने की बात यह है कि ये इस डिकेड का या इस सेंचुरी का समझ लिए सबसे बड़ी त्रासदी है। ये कोविड से भी एक बड़ी महामारी का रूप ले चुकी है इस वक्त ये हार्ट रिलेटेड डिजीज़। हमारे पास अभी तक अगर फिगर्स देखी हैं, स्टैट्स देखी हैं, तो करीब विश्व भर में करीब हमारे पास करीब 600 मिलियन हार्ट के मरीज़ हैं जिनको जनरली हार्ट अटैक हुआ है, और नियरली हम 18 मिलियन लोग हर साल इससे जान खो देते हैं। और अगर भारतवर्ष की बात करें हम, तो नियरली हमारे पास करीब 18 मिलियन लोग हैं कि जो हार्ट अटैक से ग्रसित हो चुके हैं, और नियरली 3 मिलियन लोग हम हर साल हार्ट अटैक से अपना जीवन खो देते हैं। और दूसरी जो बीमारी जो हार्ट अटैक के बाद जो नंबर 2 पे आती है, वो हार्ट फेलियर का विषय। तो नियरली भारतवर्ष में नियरली 5 मिलियन हार्ट फेलियर के मरीज़ हैं, और अगर हम एक साल उनका जीवन देखें तो हम 20% लोगों को एक साल में वो खो देंगे। और अगर हम 5 साल का उनका डाटा देखें तो ये व्यक्ति और इस बीमारी से जो ग्रसित लोग हैं, 50% लोग अपना जीवन करीब 5 साल के भीतर खो देंगे अगर उनका तरीके से इलाज ना किया जाए। तो ये बहुत ही गंभीर इस वक्त बीमारी के तौर पे फैल चुकी है, और हमें पूरे प्लेटफॉर्म पे लेके, कम्युनिटी लेवल पे लेके, स्टेट लेवल पे लेके, गवर्नमेंट लेवल पे लेके इस पे बहुत सीरियस थॉट देने की ज़रूरत है कि हम इन चीज़ों को कैसे रोक पाएँ। स्वास्थ्य देखिए कि एक इंडिविजुअल की एक जिम्मेवारी है कि हमें ईश्वर ने एक शरीर दिया है, तो उसको स्वस्थ रखना एक हमारी इंडिविजुअल की एक बहुत जिम्मेवारी भी दी है। तो आपने जिस तरह से कहा कि हमें जो शरीर मिला है, सच में बहुमूल्य शरीर है ये। और अगर विशेष अगर हम बात करते हैं हृदय की, तो हृदय एक इस तरह का है, हमारा एक शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो कि हमारी पूरी कोशिकाओं के द्वारा हमारे शरीर में खून का संचार करता है और साथ में ऊर्जा प्रदान करता है, और साथ ही साथ जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनसे भी हमें निजात दिलाता है। तो इसको संजोग कर रखना और इसको स्वस्थ रखना, इसके वो क्या टिप्स हैं वो जानना अति आवश्यक है आजकल के अगर परिदृश्य की हम बात करें। तो चलिए प्रोफेसर अशोत्रा जी, क्योंकि आप एक सफल कार्डियोलॉजिस्ट के रूप में देखे जाते हैं, और आपका जो सफ़र है 2006 में आप एम्स दिल्ली से अपनी डीएम करके आपने जो यहाँ कार्यभार और दायित्व संभाला है, वो उसकी कार्यकुशलता और जो आपकी कार्यप्रणाली रही है, सच में ही बहुत ही उम्दा है। आप बधाई के पात्र हैं। पर अगर हम आपके अनुभव की बात करें, तो जिस तरह से लगभग 20 वर्षों का आपके पास एक बहुत बड़ा अनुभव है, आप 20 वर्ष पहले भी हार्ट की समस्याएं देखते थे और आजकल बहुत ज़्यादा देखनी शुरू कर दी है। तो आपके अनुभव से क्या लगता है कि 20 सालों में किस तरह का परिवर्तन बतौर कार्डियोलॉजिस्ट आप देखते हैं? अगर हम 20 वर्ष में इस बीमारी का हालात देखें, तो करीब 20 वर्षों में करीब 5 to 8 फोल्ड्स, 5 से 8 गुना ये बीमारी का ये बढ़ गया है जी। और अगर हमारे पास पेशेंट लोड भी देखें, है ना, और अगर हम इंटरवेंशंस का भी देखें कि जो लोग हम स्टेंट्स करते हैं या सर्जरी करते हैं, तो नियरली ये भी करीब 10 गुना ये पिछले 20 सालों में ये चीज़ें देखी गई हैं। और ये सारा बेसिक रीज़न ये हुआ है कि हमने अपनी जीवन शैली में बहुत सारा बदलाव ला दिया है। जी। तो ये एक जो बीमारी है एक लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ है, और जो 20 सालों में जो चेंजेस आए हैं लाइफस्टाइल में, तो
हमारे खान पीन में जो चेंज आया है, हमारे जीवन में जो स्ट्रेस आया है, हमारे जीवन में अगर आप देखिए कि आज के में कि हमें एक नॉर्मल वेट का व्यक्ति नहीं मिलता, ब्लड प्रेशर का प्रेवलेंस इतना बढ़ गया है, डायबिटीज़ का प्रेवलेंस इतना बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल नियरली हर व्यक्ति का बढ़ा हुआ है, और नियरली स्मोकिंग अभी भी बहुत सिग्निफिकेंट नंबर पॉपुलेशन हिमाचल की है जो स्मोकिंग कर रही है। तो ये रिस्क फैक्टर्स की रियली जो इंक्रीज़ हुई है, तो इस सब चीज़ों ने हमें हार्ट डिजीज़ की में, अक्यूट हार्ट अटैक्स में, हार्ट फेलियर में बहुत वृद्धि हुई है। और रोकथाम में भी बहुत ज़रूरी है कि हम इन रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल रखें। तो अगर हम हिमाचल का डाटा देखें, अगर पूरे हिमाचल का या इंडिया का भी डाटा देखें, तो हमारे पास नियरली डायबिटीज़ अगर हम देखें तो हर 10वें व्यक्ति अगर हम देखें तो उसको आज के ज़माने में डायबिटीज़ है। अगर हम हाइपरटेंशन का प्रेवलेंस देखें तो अगर हम 100 व्यक्ति देते हैं तो उनमें से नियरली 38 से 40 लोग हमारे को उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलता है जी। अगर कोलेस्ट्रॉल का विषय देखें कि अगर हम आम जनता में कोलेस्ट्रॉल देखें तो नियरली 80% लोगों के कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए हैं। स्मोकिंग नियरली अभी भी 40% है। और एक सुखद समाचार ये है कि हिमाचल में लेडीज़ में स्मोकिंग की प्रेवलेंस वन ऑफ द लोएस्ट इन इंडिया है, 1.7% के करीब है। तो ये एक बहुत सुखद समाचार है। बट साथ में जो है कि च्यूइंग टबैको, जो हम टबैको खाते हैं, उसकी भी प्रेवलेंस अभी 20% के करीब है। और ये सब चीज़ें अगर हम अब इनको कंट्रोल ना लाएं तो अगर आने वाले समय भी ये बीमारी और घातक रूप लेती रहेगी जी। तो लगभग हम तो आपको 20 वर्षों से भी ज़्यादा का अनुभव है, क्योंकि आपको हम तब से देखते हैं। आपका जो नियंत्रण है अपने वज़न पे, आपने खुद बताया कि ओबेसिटी जो है आजकल एक रिस्क फैक्टर के रूप में देखी जाती है। और ख़ास तौर पे जिस तरह का जो आप ये चर्चा कर रहे हैं कि आजकल जिस तरह का तनाव है, सामाजिक तनाव है, ये भी आजकल बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो इन सभी बातों का एक आप जीती जागती मिसाल है, क्योंकि जब चलने की बात होती है तो हम अक्सर आपको टहलते हुए देखते हैं। आप गाड़ियों का कम से कम सेवन करते हैं, और शायद बतौर एक सफल हार्ट विशेषज्ञ होने के नाते ये भी एक बहुत बड़ा संदेश है आपके द्वारा कि हम अपनी जितनी ओबेसिटी को कम रखेंगे तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। डॉक्टर अशोत्रा जी, आपने बताया कि पिछले 20 वर्षों में जिस तरह से आप देखते हैं कि पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ गया, जिस तरह से आप देखते हैं खान पान की हमारी जो प्रचलन था, जिस तरह से हम अगर हम 3 और 4 दशक पहले की बात करें, जिस तरह का हम मोटा अनाज की बात करते थे, आजकल मल्टीग्रेन का कंसेप्ट आ गया उसी पे। जिस तरह की सिंप्लिसिटी की हम पहले की बात करते थे, वो सब चेंज हो गई हैं, आपने देखी हैं, और बखूब आपने उसके नतीजे और रिजल्ट भी देखे हैं सामने। आप बता रहे थे कि कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर जो है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ जो है, सबसे बड़ा जो मौत का कारण है, और ये भी देखा गया कि युवा मौतें। तो आपने कहा कि ये बढ़ गई हैं, तो अगर इसकी रोकथाम के बारे में अगर आपसे हम चाहेंगे, क्योंकि आजकल के परिप्रेक्ष्य में आज अगर हम प्राइमरी प्रिवेंशन की बात करें तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज अपने आप में है। तो किन किन चीज़ों का एज हम प्राइमरी प्रिवेंशन रोकथाम कर सकते हैं, बाकी हमारे समाज का और हमारे परिवार का क्या दायित्व रहेगा इस रोकथाम में? जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। तो देखिए जी, अगर कॉर्निया आर्टरी डिजीज़ में देखें तो हमारे पास कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं कि जिनको बोलते हैं कि मॉडिफाइड फैक्टर्स हैं। तो मॉडिफाइड फैक्टर्स में हमारे पास, और जो जिनको हम रिस्क फैक्टर्स बोल सकते हैं, मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर्स, उसमें फिजिकल एक्टिविटी, मोटापापन, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर का बढ़ा होना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा होना और स्मोकिंग का करना, ये मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर्स हैं। कुछ हमारे पास नॉन मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर्स हैं कि जैसे बढ़ती उम्र या सेक्स, जैसे मेल्स हैं उनको हार्ट डिजीज़ का रिस्क 2 से 2.5 गुना ज़्यादा फीमेल से। तो जब फीमेल्स को मेनोपॉज आ जाता है तो रिस्क बराबर हो जाता है। ऐसे हमारे कुछ जेनेटिक्स हैं, तो 8 से 10% पेशेंट्स में हमें ऐसे जीन्स पाए जाते हैं जो हमें प्रीडिस्पोज करते हैं हार्ट अटैक्स होने में। और कुछ आज के ज़माने में जो पिछले दशक में रिसर्च हुई है उसमें हम कहते हैं इमर्जिंग रिस्क फैक्टर्स। तो इमर्जिंग रिस्क फैक्टर्स में हमारे पास, जैसे आपने विषय उठाया कि पॉल्यूशन, खासकर PM 2.5 पार्टिकल्स हैं और साइकोसोशल स्ट्रेस है। तो हम इनको एक एक विषय को लेते हैं। तो सबसे पहले इमर्जिंग रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो अगर PM 2.5 आया है तो देखिए कि हमारा शिमला जैसी शहर एक सुंदर, और अब कहते हैं कि अभी भी ग्रीन और हमारे पास बहुत अच्छे वन है यहाँ पे। तो अगर WHO के स्टैंडर्ड्स देखें तो यहाँ भी PM 2.5 पार्टिकल्स 1.7 to 2 टाइम्स ज़्यादा हैं जो WHO के मानक हैं। तो इवन हमारी जैसी सुंदर और हरियाली जैसी सिटी में भी, और बाकी सिटीज़ का तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये जो PM 2.5 पार्टिकल है हार्ट डिजीज़ में करीब 20% रिस्क इंक्रीज़ कर देता है। और दूसरा पार्ट ये देखिए जो आपने बताया कि आज के ज़माने में साइकोसोशल स्ट्रेस है। तो देखिए UK की स्टडीज़ है कि एज ए डॉक्टर, आप भी डॉक्टर और मैं भी डॉक्टर, तो हमें
ये स्टडी में पाया गया है कि डॉक्टर्स की लाइफ आम जनता से 10 साल कम होती है। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि ये साइकोसोशल स्ट्रेस का ज़्यादा होना। आपने आजकल एक पिछले हफ्ते ही सुना होगा कि एक यंग कार्डियोलॉजिस्ट सोशल मीडिया में देखे कि वो प्रोसीजर करके आराम कर रहे थे एंड अल्टीमेटली हैड ए सडन मैसिव कार्डियक अरेस्ट एंड ही डाइड। तो ये एक बहुत बड़ा कारण हो गया कि ये जो लास्ट 10 डिकेड्स में कि जो साइकोसोशल स्ट्रेस का बढ़ना। और ये साइकोसोशल स्ट्रेस होता है जो हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे हार्मोन्स को निकालता है कि जो हमारे हार्ट में अरिथमियाज आने के लिए, हार्ट पे क्लॉटिंग को बढ़ाने के लिए, और जो हमारे फैट के डिपॉजिट्स होते हैं उनको फटने में, चर्बी फट जाती है तो उसके ऊपर क्लॉट बन जाता है, एक्यूट हार्ट अटैक पेशेंट को हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जहाँ तक आपने बोला कि प्राइमरी प्रिवेंशन का पार्ट है, तो उसमें देखिए फिजिकल एक्टिविटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि मरीज़ या कोई जो व्यक्ति जिसको बीमारी नहीं भी है, तो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 1 घंटे की वर्जिश और एक्सरसाइज करे, और एक्सरसाइज इतनी होनी चाहिए कि आदमी अपनी धड़कन को और सांस को परसीव कर पाए। पर इसमें सिर्फ कॉशियस नोट ये है कि अगर कोई लोग बुजुर्ग हैं, 40-45 साल से ऊपर हैं, तो ये एक्सरसाइज शेड्यूल करने से पहले अपनी जांच जरूर करवाएं। तो अगर कोई भी व्यक्ति 60 मिनट की एक्सरसाइज करता है तो ये क्लियरली है कि आपका 50% रिस्क हार्ट डिजीज़ का होने का कम हो जाता है। और जहाँ तक आपका वेट का है, ओबेसिटी का है, जैसे आपको बताया कि करीब हमारे पास 44% लोग ऐसे हैं जो ओबीज हैं। अगर ओवरवेट करें तो 70% लोग हिमाचल में ओवरवेट हैं। और बच्चों में भी करीब ये 30% के करीब जो बच्चे हैं जो आपके पब्लिक स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, और 12 से 18% जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनमें भी ओबेसिटी की मार है। तो हमें इस पर कंट्रोल करने के लिए डाइट कंट्रोल और फिजिकल एक्टिविटी। आप अपना समय याद करिए कि आप जब स्कूल गए तो बैग उठा के स्कूल गए, और बैग उठा के स्कूल से घर आए, और स्कूल के बाद भी आपके पास खेलने का पर्याप्त समय था। पर आज के मॉडर्न टाइम में एकेडमिक प्रेशर्स इतने हैं, और आपके पिकअप ड्रॉप इन स्कूल हैं कि आप एज ए पेरेंट स्कूल में बच्चे को गेट पे छोड़ते हैं और गेट से उठाते हैं, और फिजिकल एक्टिविटी नेग्लिजिबल है स्कूल से, और उसके बाद एकेडमिक प्रेशर्स हैं। तो हम खुद अपने को इन्वाइट कर रहे हैं कि ये डिजीज़ हो। और दूसरा, अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी का कंसेप्ट ऐसा है कि हम जो मोटा बालक होता है, बच्चा होता है, तो उसको हेल्दी समझते हैं। पर ये एक तरह से डिजीज़ का एक अर्लियर पिक्चर है कि ये बच्चे अगर मोटापापन बचपन में लेंगे तो 70% चांस है उनको, जब वो एडल्टहुड में जाएंगे तो उनको मोटापा और डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। जी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो आपने संदेश दिया। सच में ये बड़ा गंभीर विषय और सोचने वाला भी विषय है, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ड्रॉप करना और वहीं से उठाना। और दूसरी यहाँ पे जिम्मेवारियाँ जो माँ बाप की भी बड़ी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हैं, क्योंकि आज की डेट में माँ बाप ही प्रोत्साहित करते हैं बच्चों को कि जितना भी फास्ट फूड है या जंक फूड है, क्योंकि माँ बाप के पास भी शायद समय नहीं है, तो वो रेडीमेड चीज़ें जो अपने बच्चों को वो खिला रहे हैं, शायद उन्हें ये मालूम नहीं है कि आगे गंभीर समस्या का आपका बच्चा शिकार हो सकता है, खासतौर पर अगर हम हार्ट की बात करें। डॉक्टर सोत्रा जी, कई स्टडीज़ आजकल ये बताती हैं कि जो पहले की बनिस्बत अगर हम साउथ एशियन पॉपुलेशन की अगर बात करें या अमेरिकन की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी मोटापे का और हार्ट की जो जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उसमें काफ़ी डिफरेंस देखे गए हैं। तो ऐसा हमारी जो ये साउथ एशियन पॉपुलेशन है, आपको क्या लगता है कि मोटापा भी है जो डिफरेंट टाइप का है हमारा, और जो अगर हम अमेरिकन की बात करते हैं, पर उसके साथ साथ जो ये एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं, आप जिनकी चर्चाएं करते हैं आजकल बड़ी सुर्खियों में है, तो ऐसे वो क्या चीज़ें हैं जिनको हमें समझना बहुत ज़रूरी है और उन पे तुरंत एक एग्रेसिव एक्शन करना भी बहुत ज़रूरी है। आपने बड़ा महत्वपूर्ण ये सवाल किया कि देखिए, जो अगर हम कंपेयर करें यूरोपियन या अमेरिकन पॉपुलेशन से साउथ एशियन या हम इंडियन पॉपुलेशन को ले, तो देखिए हम जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं हार्ट डिजीज़ लेने के लिए। तो अगर आज से 30 साल या 40 साल का समय देखें तो जीन्स उस वक्त भी हमारे यही थे, पर उस वक्त हमारी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी थी, हमारे खान पान अच्छा था। तो अगर आप देखिए 70 का दशक, तो उस वक्त हमारे जो खान पान में कोर्स ग्रेन्स और खाना जो जितने भी हमारे पास थे ग्रेन्स थे वो फाइबर रिच थे। और आज के ज़माने में अगर आप राइस का एग्जांपल ले लीजिए, तो अगर 70 के दशक में चावल खाते तो अनपॉलिश राइस था जी, और आज आप पॉलिश राइस खाते हैं। तो अगर छोटा सा चेंज ले कीजिएगा, अगर आप 50 ग्राम चेंज कर लीजिए कि अपना जो अनपॉलिश राइस पॉलिश राइस को, या जो आजकल पहाड़ में हमारे पास रेड राइस मिलता है या बहुत ब्राउन राइस का जो आजकल चर्चा में है, तो ये अगर 50 ग्राम भी अपनी डाइट में आप कन्वर्ट कर लें, अनपॉलिश राइस को हटा लें, तो 20% आपका डायबिटीज़ का रिस्क कम हो जाता है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जो हमें, क्योंकि हम जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं, तो हमें यूरोपियन या अमेरिकन पॉपुलेशन से ज़्यादा अपना ध्यान रखना है। क्योंकि हमारे यहाँ की जो हार्ट डिजीज़ पाई जाती है कि देखिए हम 10 साल पहले हो जाती है ना, और दूसरा है हमारे को तीनों वेसल्स की डिजीज़ ज़्यादा होती है, डिजीज़ ज़्यादा सीवियर फॉर्म में होती है।
और हमारी आर्टरीज का साइज़ छोटा है, तो हमें स्टेंटिंग और बाईपास सर्जरी के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं मिलते। और हमारी मोर्टेलिटी अगर कंपेयर करें कि किसी हार्ट अटैक अमेरिकन को होता है और दूसरा हार्ट अटैक इंडियंस को होता है, तो हमारी मोर्टेलिटी उनसे 2.5 गुना ज़्यादा है। तो हमें अपने को ज़्यादा ध्यान रखना है इन चीज़ों पे कि हम रिस्क फैक्टर्स को ज़्यादा एग्रेसिवली कंट्रोल करें। जी, तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि एक तो डाइटरी फैक्टर है और साथ में प्री डिस्पोज है, जो अनुवांशिक जेनेटिक जी। जीन्स का इंपॉर्टेंट रोल है। एनवायरनमेंट का आपने बता दिया। आपने सॉल्ट इंटेक का भी आजकल बड़ा चर्चा रखते हैं कि सॉल्ट इंटेक भी एक तरह का आपका किलर है। तो सॉल्ट इंटेक का कैसे पैमाना, क्योंकि हम बोलते हैं कि अमूमन 2 से 5 ग्राम तक सॉल्ट जो दिन में खाना है, तो हम कई बार अगर अनुमानित लगता है तो हम 8 से 10 ग्राम से भी ज़्यादा सॉल्ट खा जाते हैं। तो ये किस तरह से प्रभावित आपके हार्ट को करता है? देखिए, सॉल्ट जो है WHO की रिकमेंडेशन आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें 5 ग्राम के करीब सॉल्ट का है। पर देखिए, डाइट में सॉल्ट के 2 सोर्सेज हैं। एक सॉल्ट है कि जो जिसको हम विजिबल सॉल्ट कहते हैं, टेबल सॉल्ट है कि जो हम आपको नमक खाने में डालते हैं। और बहुत जो बहुत लोग मिस कर लेते हैं, इसको बोलते हैं इनविजिबल सॉल्ट, कि जो हमें पता नहीं लगता। तो आप जितने भी आज के ज़माने में प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जितना भी आप बेकरी का प्रोडक्ट करते हैं, उसमें बेकिंग सोडा है, और जिसमें भी आपके प्रोसेस्ड फूड्स हैं उसमें आपको प्रिजर्व करने के लिए सोडियम बाइजोएट है। तो जितना आप टेबल सॉल्ट खाते हैं उससे ज़्यादा आप, क्योंकि प्रोसेस्ड फूड ले लें तो सोडियम की नियरली इंटेक आपकी डबल हो जाती है। अगर हिंदुस्तान का डाटा देखें कि जो ICMR में पब्लिश किया है, तो हमारा जो WHO की रिकमेंडेशन है उससे 2 से 8 गुना ज़्यादा सॉल्ट की इंटेक है। तो यही देखिए गंभीर समस्या हमारे ब्लड प्रेशर से इस वक्त है कि हम कैपिटल ऑफ हाइपरटेंशन है वर्ल्ड की। जितने वर्ल्ड में, जैसे डायबिटीज़ में हम लोग नंबर 1 पे हैं, जैसे ओबेसिटी में नियरली हम नंबर 3 हैं, तो ब्लड प्रेशर में भी हम नियरली नंबर 1 हो गए हैं। तो आप हिमाचल की बात करें कि हिमाचल में हम पहाड़ी क्षेत्र होते हैं कि हमें लगता है कि हम लोग बहुत फिट होंगे, पर जो ICMR का लास्ट डाटा आया, जो नेशनल सर्वे हुआ था, तो हिमाचल में प्रेवलेंस करीब 38% के करीब है ब्लड प्रेशर की। तो हमें ऑरेंज स्टेट का दिया गया, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स, पंजाब और हिमाचल, हम इसमें सबसे नंबर 1 चल रहे हैं, क्योंकि हमारी सॉल्ट की इंटेक बहुत ज़्यादा है। तो ये ब्लड प्रेशर अपने में एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है कि जो हमें प्रीडिस्पोज करता है हार्ट अटैक होने में, स्ट्रोक होने में, किडनी फेलियर होने में। तो अगर आप देखें कि हार्ट फेलियर में भी तो 20% पेशेंट जो हमारे हार्ट फेलियर के होते हैं वो हाइपरटेंशन से ग्रसित होते हैं। तो अगर हम अपना सॉल्ट इंटेक कम रखें तो हमें प्रॉबिलिटी ऑफ हाइपरटेंशन होने की बहुत कम रहती है। तो हमें अपने आप ही प्रॉबिलिटी हार्ट डिजीज़ होने की, हार्ट अटैक्स होने की, हार्ट फेलियर होने की अपने आप कम हो जाती है। जी। तो अगर आप मैं एक लाइन और ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप मॉडरेशन सॉल्ट करें, कि अगर आप अपना 50% सॉल्ट कम कर लें, तो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 6 और डायस्टोलिक प्रेशर 4 अपने में कम हो जाता है। जी, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर जो है आपका अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, अर्ली हाइपरटेंशन, यंग हाइपरटेंशन, तो प्रोफेसर सोत्रा जी, जिस तरह से अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन या कई जैसे यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी कि कई अपने अपने पैमाने हैं ब्लड प्रेशर के लिए, तो हमारे जो हम साउथ एशियन पॉपुलेशन है, जो हमारा अगर टारगेट की बात करें, क्योंकि आजकल स्ट्रिक्ट कंट्रोल आप बोलते हैं ब्लड प्रेशर का है, तो ये टारगेट क्या होना चाहिए? क्योंकि अक्सर कईयों को ये नहीं पता कि ब्लड प्रेशर का नॉर्मल वैल्यू और एक कंट्रोल्ड वैल्यू एक एडल्ट में और 40 साल से अगर ऊपर है वो कितनी होनी चाहिए? तो बेसिक कंसेप्ट तो ये देखिए, द लोअर द बेटर, कि आप ब्लड प्रेशर को जितना आपकी टॉलरेबल आप लोअर लिमिट पे लेके जाएं उतना मरीज के लिए बेहतर है। तो टारगेट्स हैं कि जितने भी हमारी पॉपुलेशन है, तो उसके लिए टारगेट है कि हमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से नीचे रखना है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 85 रखना है। तो जहाँ हम लोग हाई रिस्क हैं कि ऑलरेडी पेशेंट को डायबिटीज़ है, ऑलरेडी पेशेंट को हार्ट डिजीज़ है, ऑलरेडी पेशेंट को किडनी डिजीज़ है, तो हम इसको और 10 और नीचे ले जाना चाहेंगे, तो वहाँ हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से। अलग अलग गाइडलाइंस हैं, पर जितना आपकी बॉडी लोअर ब्लड प्रेशर टॉलरेट करती है, तो वो उतना लोअर रखना आपके लिए उतना मुनासिब रहेगा। तो अगर हम ब्लड प्रेशर की, अगर हम स्क्रीनिंग की बात करें, तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि कब से स्क्रीनिंग ब्लड प्रेशर की होनी बहुत ज़रूरी होनी चाहिए और कितने कितने अंतराल पे? और अगर अनकंट्रोल्ड है, कई बार ये भी देखा गया कि क्योंकि आज का जो संदेश है ना केवल हमारे दर्शकों को है, पर जो दूर दराज क्षेत्रों में हमारे जो मेडिकल ऑफिसर्स भी बैठे हैं, उनके लिए भी एक संदेश बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम ये आपकी बात करते हैं, हार्ट अटैक्स हो जाएं, तो कई बार उनको पता नहीं लग पाता, समय पर भांप नहीं पाते, और उनको भी ये पता होना चाहिए कि टारगेट जो है कितने अंतराल के बाद और कितने टारगेट के अंदर आपको अपना ब्लड प्रेशर रखना जरूरी है। देखिए, ब्लड प्रेशर का जब भी आपको अपने जीवन में पहली अपॉर्चुनिटी मिले, उसी वक्त आपको ब्लड प्रेशर अपना चेक कराना चाहिए। तो कोई भी आप जब भी आप मेडिकल फैसिलिटीज रखें, तो ये हमारे डॉक्टर जितने हमारे कलीग्स हैं उनके लिए भी एक बहुत मैंडेटरी वो चीज़ है कि जब भी आपका मरीज़ किसी भी बीमारी के लिए आए, तो ब्लड प्रेशर जांच करना एक मैंडेटरी हुआ है। क्योंकि 50% मरीज़ जो हमारे होते हैं वो एक्सीडेंटली डिटेक्ट होते हैं, तो उनको कोई सिम्टम नहीं है, पर आपने जब पहली बार उनको जांच में पाया तो तब पता लगा कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ पाया गया है। तो ये अपॉर्चुनिटी स्क्रीनिंग है कि जब भी हमारा कोई भी व्यक्ति
हॉस्पिटल में विजिट करे तो हमें उसकी ब्लड प्रेशर की जांच करनी चाहिए। और एज ए इंडिविजुअल आल्सो कि जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो अपना ब्लड प्रेशर दिखाना चाहिए। और इसी के साथ महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको अपना टेस्ट कराने का मायने है कि जैसे आज के ज़माने में हमें जैसे बताया कि 70% 80% लोगों के कोलेस्ट्रॉल बिगड़े हुए हैं। तो पहली रिकमेंडेशन है कि जब भी आप 18 साल के हो जाएं तो एक अपना जनरल स्क्रीनिंग और जिसमें आपका लिपिड का एनालिसिस हो वो ज़रूर कराएं, ताकि हमें पता लग जाए कि आपके बेसलाइन लिपिड्स किस लेवल पे चल रहे हैं। 40 इयर्स के बाद रिकमेंडेड है कि हर साल आपका एक एनुअल मेडिकल चेकअप होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां जैसे डायबिटीज़ है तो ये एक्सीडेंटली पकड़े जाते हैं। 1/4 डायबिटिक्स एक्सीडेंटली कि जब आप किसी अपनी दांत की जांच के लिए गए, आँख की जांच के लिए गए, तो जब आपने अपनी जांच कराई तो तब पता लगा कि आपके शुगर्स बढ़े हुए हैं। तो जब भी अपॉर्चुनिटी स्क्रीनिंग है तो ये हमें अगर इंडिविजुअल अपने को सेंसिटाइज करके रखे तो हम जल्दी इनको पकड़ पाएंगे, प्री डायबिटिक स्टेज में पकड़ पाएंगे। तो वहाँ दवा के बगैर भी इन मरीज़ों को हम लाइफस्टाइल करेक्ट करके इलाज कर सकते हैं। जी, एक बहुत बड़ा ये भी बड़ा कन्फ्यूजन है कि जब भी आप किसी को लेबल करते हैं पेशेंट को कि आपको ब्लड प्रेशर हो गया, तो लोग टाइम से स्वीकार नहीं करते और वो ये बोलते हैं कि नहीं, हमें दवाई नहीं खानी है। और कई बार तो अक्सर ये भी देखा गया है कि जब किसी को हार्ट अटैक होता है तो शुरुआती दौर में तो वो बिल्कुल पंक्चुअलिटी शो करते हैं अपनी दवाई खाने में, पर उसके बाद सोचते हैं कि शायद ये दवाई से कहीं आदत ना बन जाए या इसका कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए। तो ये मिथ भी आज आपसे क्लियर कराना बहुत ही आवश्यक है कि दवाओं का समय पे क्या महत्व है। और हार्ट अटैक के बाद खास तौर पर कई लोग अक्सर देखे जाते हैं कि वो दूसरी बार जब हार्ट अटैक होता है तो उनकी हिस्ट्री में ये आता है कि उन्हें दवाइयाँ छोड़ दी, या जो आप रिस्क फैक्टर्स बता रहे थे दोबारा से स्मोकिंग, टबैको यूज़ या अल्कोहल इंटेक में। तो ये स्ट्रॉन्ग संदेश आपके माध्यम से बहुत ही ज़रूरी बनता है। क्या रिकमेंडेशन देना चाहेंगे आप? देखिए, जब आप किसी को ब्लड प्रेशर को डायग्नोसिस करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति को दवाई स्टार्ट की जाए। तो पहले दवाई के लिए कि अगर आपका एक टारगेट ऑर्गन कि आपका हार्ट के ऊपर कोई ब्लड प्रेशर में चेंजेस लाए हैं या किडनीज पे चेंजेस लाए हैं या ब्रेन पे हैं, तो एकदम इंडिकेशन बन जाती है कि आप दवा शुरू कर लीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपके ऑर्गन को डैमेज हो। पर अगर आपका ब्लड प्रेशर अभी माइल्ड टू मॉडरेट रेंज में है तो हम 3 महीने के लिए नॉन फार्मास्यूटिकल मेजर्स, तो उसमें जीवन शैली में बदलाव, वेट में आपको कम करना, अपने सॉल्ट को 50% रिडक्शन करना और अपनी एरोबिक एक्टिविटी को बढ़ाना, तो ये नॉन फार्मास्यूटिकल मेजर्स कहते हैं। तो जनरली ये नॉन फार्मास्यूटिकल मेजर 18 से 20 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को और 12 से 14 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कम कर देते हैं। अगर उसके बावजूद भी अगर ये ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे तो ये मैंडेटेड है कि दवाई खाइए। जैसे आपने बताया, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि अगर हम पॉपुलेशन में देखें कि अगर हम 100 व्यक्तियों को ब्लड प्रेशर डायग्नोसिस करें तो उनमें से सिर्फ 20 ही व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो हम उस टारगेट को अचीव कर पाते हैं। तो ये अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर इंस्पाइट अगर वो दवा खा भी रहे हैं तो मरीज़ को वो अंदर ही अंदर वो नुकसान पहुंचा ही जा रहा है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, जैसे आपने बताया कि डायबिटीज़ भी है, तो डायबिटीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पेशेंट को बहुत अवेयर कराना है कि आपके लिए डाइटरी पैटर्न्स क्या मेंटेन करने हैं, आपने फिजिकल एक्टिविटी करने हैं और आपके लिए टारगेट्स क्या हैं। तो पेशेंट को एक तरह से हमें ये मार्गदर्शन देना बहुत ज़रूरी है कि एक तरह से लाइफ लॉन्ग डिजीज़ है, तो अगर आप इन चीज़ों को कंट्रोल में रखेंगे तो आपकी कॉम्प्लिकेशन रेट उतना ही कम हो जाएगा। तो ये संदेश हमारे जितने भी कलीग्स हैं, मेडिकल फर्टेनिटी के भी लोग हैं, तो वो हमारी ट्रेनिंग के दौरान ज़्यादातर ऐसा होता है कि दवाई पे बहुत ज़्यादा रिले जाता है। तो हमें एक मोर ऑफ होलिस्टिक हीलिंग चाहिए, तो जीवन शैली में बदलाव, क्योंकि एक लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ है। तो अंटिल हमने कारण को एड्रेस नहीं किया तो दवाई अपना काम पूरी तरह से नहीं कर पाएगी। जी, तो ये मैसेज हमें देना बहुत ज़रूरी है। जी। तो जिस तरह से कि आजकल डाइटें फिक्स हो चुकी हैं, निर्धारित कर दी गई हैं आपके सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट में, जैसे अगर किडनी की बात करें तो वहाँ रीनल डाइट का बड़ा प्रचलन है, हेपाटिक डाइट बोलते हैं। आपकी भी एक कार्डिक डाइट है जो कि बहुत सुर्खियों में है, जिसका भी प्रचलन आप करते हैं, डैश डाइट। तो क्या हम उस डैश डाइट को फॉलो करते हैं, और वो अगर है करते हैं तो वो डैश डाइट होती क्या चीज़? तो हमें देखिए इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। तो नॉर्मल हमारे जो इंडियन या जो हमारे इवन हिमाचल में जो बात है, हमारी जो डाइट का अनफॉर्चुनेट पैटर्न है कि हाई कार्बोहाइड्रेट और हाई फैट इंटेक है, और हमारी डाइट में प्रोटीन्स की कमी है जी, और फाइबर की बहुत भारी कमी पाई जाती है। तो ज़्यादातर आज के मॉडर्न ज़माने में कि जो भी आप ले रहे हैं कार्बोहाइड्रेट वो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और आपकी जो एक महत्वपूर्ण विषय है कि आप फैट्स किस तरह का खा रहे हैं। तो आपने सबसे इंपॉर्टेंट है डाइट में सबसे पहले कि आपको अपने नमक को 50% कम करना है। दूसरा आपने जो करना है, जो आपके रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो उनको आप अनरिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर लें। तो मायना वही है कि आप अपना अगर कोई आटा लेते हैं तो उसको और कोर्स ग्रेन्स में कर लीजिए, उसमें रागी, बाजरा, ज्वार मिला सकते हैं। तो ये आपकी डाइट फाइबर भी बढ़ा देगी, और जनरली ये कॉम्प्लेक्स जो आपके पॉलीसैकेराइड्स बन जाएंगे जो आपके शुगर कन्वर्जन्स को कम कर देंगे। तो पहला तो ये। दूसरा
दूसरा है कि जहाँ तक फैट्स की बात रहा है कि ये एक बहुत सारा सवाल आपसे भी पूछते होंगे, हमसे भी पूछते हैं कि कौन सा ऑयल ऐसा है कि जो हम खाएं जो हमारे हार्ट के लिए अच्छा है। तो देखिए, कोई भी ऑयल या जो हम बाज़ार में अवेलेबल हैं, बहुत सारा आप एडवर्टीजमेंट देखते हैं कि हेल्दी ऑयल से, कोई भी ऑयल हेल्दी या अनहेल्दी नहीं है। उसमें कुछ मात्राएं अच्छी हैं, कुछ मात्राएं ख़राब भी हैं। तो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट मॉडरेशन की इम्पॉर्टेंट है कि हमारा जो ऑयल कंटेंट्स हैं वो एवरेज 30 ग्राम से ज़्यादा ना हो। तो ऑयल्स में जैसे है कि हमारे ऑयल्स जो होते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। तो जो हमारे लिए हार्मफुल फैट्स हैं वो जनरली सैचुरेटेड फैट्स हैं और जिनको ट्रांस फैट्स करते हैं। ये वाली फैट्स हैं जो हमारी आर्टरीज में, धमनियों में जमती है और जो प्लैक्स बनते हैं, चर्बी जमती जाती है और जो फटती है, जो बढ़ती जाती है, तो हमें हार्ट अटैक्स के लिए प्रिडिस्पोज करती है। तो हमें इंपॉर्टेंट है कि हमारे लिए आइडियल ऑयल क्या होगा। तो आइडियल ऑयल ऐसा वाला होगा जिसमें हमारे पास मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स, तो जो जिसका रिच सोर्स आपके पास ऑलिव ऑयल, जैसे आपकी चर्चा का विषय रहता है। हमारे पास जो ओमेगा 3 के जो ऑयल्स हैं, तो उसमें जनरली कनोला ऑयल्स और आपका कॉर्न सीड ऑयल्स और आपका जो ये वाले ऑयल्स हैं, और जो आपका ओमेगा 6 ऑयल्स जिसमें ज़्यादा पाया जाता है वो जनरली सनफ्लावर, सेफ्लॉर, कॉटन सीड ऑयल। तो हम मस्टर्ड ऑयल एक बहुत अच्छा ऑयल है जिसमें तीनों एक एडिक्वेट मात्रा में पाए जाते हैं। तो आप ऑयल को क्वांटिटी को कम रखिए। दूसरा है कि इसको रेशो में लीजिए कि हर महीने अपनी ब्रांड को चेंज करिए। कभी आप कॉटन ले लीजिए, कॉटन सीड ऑयल ले लीजिए, कभी सनफ्लावर ले लीजिए, और क्वांटिटी को 30 ग्राम से ज़्यादा लीजिए। तो रिकमेंडेशन ये हो गई कि पर व्यक्ति आधा लीटर ऑयल पर मंथ जी। और ये कम्बिनेशन में हो कि आप घर में मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ करिए, रिफाइंड ऑयल भी यूज़ करिए, और होममेड अगर आपके पास सैचुरेटेड फैट्स है, जैसे बहुत कहे कि मैं क्या देसी घी खा सकता हूँ, तो आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि देसी घी आपका ख़राब है। तो वैसे तो चर्चा का, अगर हम चर्चा इस पे कई घंटों करें, मुझे लगता है कि हार्ट की चर्चा तो कभी ख़त्म नहीं होने वाली। और जो ये कतारें हैं, आखिर में इतनी लंबी लंबी कतारें आपके पास होती है, तो ये सीधा सीधा संदेश आपने दे दिया, ये सारी लाइफस्टाइल रिलेटेड ही इश्यूज़ हैं। तो अगर आप जीवन शैली आप ठीक रखते हैं, जिसमें कि आप नित्य व्यायाम करते हैं, डाइटरी हैबिट्स को ठीक रखते हैं, अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखते हैं, शुगर को कंट्रोल रखते हैं, तंबाकू के सेवन से दूर रहते हैं, तनाव आपने एक बहुत ही बड़ा जो इमर्जिंग रिस्क फैक्टर है सोशली, तो अगर इससे दूर रखते हैं तो शायद आप अपने हार्ट को भी स्वस्थ रख सकते हैं। तो समय के अभाव होते आज हम इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की आपसे अनुमति चाहेंगे। तो दर्शकों, ये थे प्रोफेसर संजीव असोत्रा जी, जो कि एक बहुत ही जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट के रूप में एम्स चमियाना में कार्यरत हैं। उम्मीद करते हैं इनकी दी हुई जानकारी से आप लाभान्वित हुए होंगे। अगली बार हम फिर मुलाकात करेंगे एक नई समस्या और एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।